ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश शहीद भगत सिंह का पराक्रम और बलिदान हमेशा याद रखेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा कि 1.3 अरब भारतीय बहुत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुधारों का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवर्तित संयुक्त राष्ट्र इस समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान संयुक्त राष्ट्र संकट का सामना करने में निष्क्रिय रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में संयुक्त राष्ट्र को और अधिक सक्रिय रहना चाहिए था। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2021 से शुरू हो रहे भारत के अस्थायी कार्यकाल के दौरान भारत पूरी दुनिया के लाभ के उद्देश्य से विकास से जुड़े अपने अनुभव साझे करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ इंटरनेट के माध्यम से वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पड़ोस प्रथम और सागर नीतियों के अंतर्गत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को विशेष तथा उच्च प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ ऑनलाइन वार्ता करेंगे। भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंध नियमित उच्च स्तरीय वार्ताओं, साझी लोकतांत्रिक परंपराओं, ऐतिहासिक संबंधों तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता की साझी इच्छा के मजबूत आधार पर टिके हैं। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत में कोविड-19 रोग से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है। अभी तक कुल 50,16,520 लोग रोग मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 74,893 लोग स्वस्थ हुए हैं। रोग मुक्ति की दर अब 82.58% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 7,09,394 कोविड जांचें की गई हैं। अभी तक कुल 7 करोड़ से ज्यादा कोविड जांचें की जा चुकी हैं। शिनजियांग प्रांत में चीन के अतिक्रमण की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निंदा के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि शिनजियांग में उनकी नीतियां पूरी तरह सही हैं। जॉर्डन में नवंबर में होने वाले चुनावों की वजह से जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने देश की संसद को भंग कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। कश्मीर का नाम लेते ही खूबसूरती की तस्वीर सामने आ जाती है। चाहे वो हरी भरी वादियां हों, बर्फ हो, पहाड़ हों, झील हों, चीड़ चिनार के दरख्त हों, शिकारे हों या वहां के लोग, ये सारी चीजें सचमुच वहां एक जन्नत का नजारा पेश करती हैं। अगर हम वहां की दस्तकारी के बारे में बातें करें तो सब कुछ बहुत ही बेमिसाल, दिलकश और अपने अंदाज में नायाब लगते हैं। चाहे कुदरती हो या इंसानी, सब कुछ अपनी बाहों में समेट लेने को जी चाहता है। लगता है सचमुच कोई अप्सरा बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर हमें, इन्हें, उन्हें और सबको अपने आगोश में समेट लेने को बस इंतजार कर रही है। सच ही तो कहा है। अगर साहिर की जुबान चुराकर हम कुछ यूं बयां करें कि चंद कलियां निशात की चुनकर, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों मैं बेआस रखता हूं, तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास रहता हूं।
सुंदरता, सजावट, सरल और जटिल की मिश्रित अनुभूति के अनोखेपन का अंदाजा हमें कश्मीर की पेपर मैसी कला के कुछ एक नमूने देखकर ही हो जाता है। कश्मीर की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रचलित शिल्पकला शैलियों के बीच पेपर मैसी का अपना अस्तित्व कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास के लंबे झरोखे से देखने पर आसानी से पता चल जाता है कि इस प्राचीन और सांस्कृतिक शिल्प का उद्भव यूं ही कुछ 14वीं शताब्दी में हो चुका था। ज़ैनुलाब्दीन बुद्ध शाह के शासनकाल के दौरान कश्मीर में इस कला ने जमीन पकड़ी। पेपर मैसी के काम को कारी कलमदानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि इस शिल्प कला के सर्वाधिक उपयोगी नमूनों में कलमदान का नाम सबसे ऊपर है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में चल रहे पेपर मैसी के इस काम पर वहां के शिल्पकारों की सांस्कृतिक छाप का सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। इतिहास के विविध सूत्रों से पता चलता है कि सुल्तान सिकंदर का पुत्र इस कला को 14 की सदी में भारत लेकर आया था। कहा जाता है कि जब ये राजकुमार मध्य एशिया के समरकंद नामक स्थान पर कैद था, तभी उसे वहां के शिल्पकारों के माध्यम से इस शिल्प का ज्ञान हुआ। पर्सिया में जन्म पाई इस शिल्प पर 15 और 16 की सदियों में मुगल शासकों का विशेष ध्यानाकर्षण रहा। कहा जा सकता है कि इस कला को पोषित करने का श्रेय मुस्लिम शासकों को जाता है। पेपर मैसी के जरिए जहां एक और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार तो मिलता ही है, वहीं यह कश्मीर का एक प्रसिद्ध कुटीर उद्योग भी बन चुका है। शिल्पकारों के कलात्मक रवैये को सरल और सस्ती विधि के माध्यम से सजावटी नमूनों में तब्दील कर कश्मीर ने पेपर मैसी के क्षेत्र में खासी लोकप्रियता हासिल की है। समय के गुजरने के साथ साथ इस कला ने भी विविध आयामी प्रगति की है। विकास के हजारों वर्षों के सोपानों को पार करके आज इस कला ने उन क्षितिजों को छू ही लिया है कि शायद ही सजावट का कोई सामान हो जिसका निर्माण इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। मुगल काल की शिल्पकला के अध्ययन से पता चलता है कि पेपर मैसी की बनी छोटी छोटी मूर्तियों का प्रचलन मानव जीवन के संस्कारों के प्रदर्शन करने के लिए होता था। पेपर मैसी के बने अनूठे सुंदरतम नमूनों का समग्र दृष्टांकन कश्मीर की विस्तृत धरा पर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर पेपर मैसी के खिलौने बनाने के लिए और उज्जैन प्रसिद्ध देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जयपुर और चेन्नई भी पेपर मैसी पर आधारित साज सज्जा के सामानों के लिए प्रसिद्ध है, किंतु भारत की पेपर मैसी कला में कश्मीर का स्थान सर्वोच्च है। पेपर मैसी का शाब्दिक अर्थ है चबाई हुई लकड़ी। साधारणतया भीगे हुए गत्ते और कागज को विभिन्न प्रकार की रेजिन के साथ मिलाकर लुगदी तैयार की जाती है और जिस भी आकृति का रूप देना होता है उसी आकार के सांचे की मदद से सरलता से आवश्यक आकृति प्राप्त कर ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त विभिन्न रूपों वाली मूर्तियों, खिलौनों आदि की सजावट का काम यहीं से शुरू हो जाता है। गौरतलब है कि कश्मीरी सजावट का मुख्य पर्याय बन चुके सुनहरे रंगों को पतले और मोटे ब्रशेस की सहायता से सांचे पर से प्राप्त आकृति पर चढ़ाया जाता है। आजकल पेपर मैसी का उपयोग कुछ ऐसे सामानों के निर्माण में किया जा रहा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। हालांकि कश्मीरी जनजातियों में मुख्य बक्करवाल इन लुगदी की आकृतियों पर चमकीली मिट्टी का लेपन करके और अधिक आकर्षक बनाते हैं। आजकल तो महंगे पेपर मैसी सामानों को और अधिक लुभावना और चटकीला बनाने के लिए सोने के चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार तैयार ये सजावटी सामान बाजार में सस्ते से लेकर हर महंगी वैरायटी में उपलब्ध हैं। अब तो बात आकर ठहरती है आप पर कि आखिर आपको क्या पसंद है। यहाँ यह बात जान लेने योग्य है कि इस प्रकार रद्दी आदि की लुगदी से प्राप्त आकृतियों पर सुंदरता की और गहरी परत चढ़ाने के लिए चमकीले काले रंग की परत चढ़ाई जाती है और उसके बाद एक बाल जितने पतले ब्रश की मदद से उस पर कुछ चमकीले चूर्णों को भी छिड़का जाता है। पेपर मैसी से तैयार बक्से, कटोरे, लैंप, मोमबत्ती स्टैंड, ट्रे और कलमदान जैसी चीजें आज भी इस शिल्प को एक जनसाधारण का शिल्प बनाए हुए हैं। भारत में तो घरेलू महिलाओं के लिए यह शिल्प उनके समय के सदुपयोग का जरिया बन गया है।
जहां तक कश्मीरी पेपर मैसी का सवाल है तो इस विधि द्वारा निर्मित सामानों पर की गई पेंटिंग की अपने आप में एक विशिष्ट महिमा है। जमीन पर प्राकृतिक चित्रण इसकी मुख्य विशेषता है। फूल पत्तियों के बीच चिड़ियों का प्रतीक स्वरूप चित्रण एक हरे भरे जंगल की छवि को साकार रूप देता है। पशुओं और शिकारियों के चित्रण के माध्यम से पेपर मैसी के स्वरूप को और अधिक सजीव बनाया जाता है। पेपर मैसी की ये शिल्पकला समय के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रही है। आजकल तो लुगदी की तैयारी के लिए कुछ रासायनिक अवयवों का भी उपयोग किया जाता है। रद्दी गत्तों, कागजों, कपड़ों, चावल के भूसे के साथ कॉपर सल्फेट मिलाकर पल्प तैयार किया जाता है। ये सब कुछ समय के साथ पेपर मैसी की कला की प्रगति की निशानी है। पेपर मैसी की कश्मीरी शिल्पकारों ने अपनी मेहनत के बल पर इस कला को बहुआयामी बना दिया है। पेपर मैसी की बनी हुई ये वस्तुएं न केवल सुंदरता से जड़ी हुई होती हैं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से हल्की और मजबूत भी होती हैं। लैकर की परत इन्हें पानी आदि से भी सुरक्षित बनाती है। पेपर मैसी के इतिहास में अरेबस और यारकंड कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो सदैव इस शिल्प का नाम रोशन करती रहेंगी। हम सभी की शुभकामनाएं सदैव इन शिल्पकारों के प्रति बनी रहनी चाहिए ताकि पेपर मैसी कश्मीर ही नहीं भारतवर्ष का एक प्रगतिशील शिल्प बन जाए और विश्व के सामने एक उदाहरण पेश कर सके। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात, हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात। इस शहर में किससे मिले, इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी।
को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, कूचे को तेरे छोड़कर, कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जंगल तेरे पर्वत तेरे, जंगल तेरे पर्वत तेरे, बस्ती तेरी सहरा तेरा, कल 14वीं की रात, कल 14वीं की रात थी। बक्ता पेश कर रहा हूँ, इंशा जी की गजल है, इब्ने इंशा। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल, बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल, आशिक तेरा रुसवा तेरा, आशिक तेरा रुसवा तेरा, शायर तेरा इंशा तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री ने भारतीय किसानों का जय जयकार किया। आलेख कौशिक रॉय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश को संबोधित किया। मन की बात के 69वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान देश के किसानों ने आश्चर्यजनक लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कृषि क्षेत्र सशक्त होता है तो आत्मनिर्भर भारत का आधार भी सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले इस क्षेत्र को कई तरह के बंधनों से मुक्त कर दिया गया है तथा कई मिथकों से मुक्त करने की कोशिश की गई है। उन्होंने हरियाणा के एक किसान श्री कंवर चौहान का उदाहरण साझा किया, जिन्हें मंडी के बाहर फलों और सब्जियों को बेचने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी, लेकिन 2014 में फलों और सब्जियों को कृषि उपज विपणन समिति APMC अधिनियम से बाहर कर दिया गया, जिसका उन्हें बहुत लाभ मिला। उन्होंने एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया तथा अब उनके गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं तथा अपनी उपज को प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी खुदरा श्रृंखला और 5 स्टार होटल को भेजते हैं, जिससे उनकी आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि ये किसान अपने फलों और सब्जियों को कहीं भी और किसी को बेचने का अधिकार रखते हैं, जो इनकी प्रगति का आधार है, और अब सभी किसानों को उनके पूरे उत्पाद को देश भर में बेचने का यही अधिकार दिया गया है। महाराष्ट्र में एक कृषि उत्पादन संगठन श्री स्वामी समर्थ कृषि उत्पादन कंपनी लिमिटेड के उदाहरण को साझा करते हुए APMC के दायरे से फलों और सब्जियों को हटाए जाने के कारण किसानों को होने वाले लाभ का भी प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पुणे और मुंबई के किसान खुद साप्ताहिक बाजार चला रहे हैं तथा किसी मध्यस्थ के बगैर अपनी उपज को प्रत्यक्ष रूप से बेच रहे हैं। उन्होंने किसानों की सामूहिक संस्था तमिलनाडु की केला किसान उत्पादन कंपनी की भी चर्चा की। इस संगठन ने लॉकडाउन के दौरान निकट के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फल तथा केले खरीदे और चेन्नई में सब्जियों की कॉम्बो किट की आपूर्ति की।
उन्होंने लखनऊ के इरादा कृषि उत्पादन समूह का उल्लेख किया। लॉकडाउन के दौरान इस समूह ने सीधे खेतों से फलों और सब्जियों को हासिल किया और किसी मध्यस्थ के बगैर लखनऊ के बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से बिक्री की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार और नई तकनीक के प्रयोग के माध्यम से कृषि और प्रगति करेगी। उन्होंने गुजरात के एक किसान इस्माइल भाई का जिक्र किया, जिन्होंने अपने परिवार द्वारा हतोत्साहित किए जाने के बावजूद खेती को अपनाया। उन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करके आलू उपजाए। उच्च गुणवत्ता के आलू अब उनकी पहचान है, जिन्हें बिना किसी बिचौलिए के वे बड़ी कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से बेचते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। मन की बात के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यता की तरह कहानियों का इतिहास भी प्राचीन है। उन्होंने कहा कि जहां एक आत्मा है, वहीं एक कहानी है। उन्होंने परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा कहानी सुनाने की परंपरा के महत्व को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि अपनी यात्राओं में बच्चों के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से उन्होंने माना कि चुटकुले उनके जीवन में प्रमुखता से व्याप्त हैं तथा कहानियों का कोई संकेत उनके पास नहीं है। देश में किस्सा गोई या कहानी कहने की समृद्ध परंपरा की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हितोपदेश तथा पंचतंत्र की परंपरा को विकसित किया है, जिसमें जानवरों, पक्षियों तथा परियों की एक काल्पनिक दुनिया के माध्यम से विवेक समाहित है। श्री मोदी ने तमिलनाडु तथा केरल के विल्लुपात का उल्लेख करते हुए कहा कि कथा धार्मिक कहानी कहने का एक प्राचीन रूप है, जो कहानी और संगीत का एक मेल है, तथा उन्होंने कठपुतली की जीवंत परंपरा की भी चर्चा की। उन्होंने विज्ञान तथा विज्ञान की कल्पना पर आधारित स्टोरी टेलिंग की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र किया। आईआईएम के भूतपूर्व छात्र श्री अमर व्यास तथा मराठी की सुश्री वैशाली व्यवहारे देशपांडे तथा चेन्नई की श्री विद्या वीरा राघवन की पहल पर संचालित गाथा स्टोरी आईएन समेत किस्सागोई की कला को बढ़ावा देने संबंधी कई पहलों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। इनकी पहल पर हमारी संस्कृति से संबंधित कहानियों का प्रसार होने के साथ ये कहानियां लोकप्रिय हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के श्री विक्रम श्रीधर द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की। वे महात्मा गांधी से संबंधित कहानियों को लेकर बहुत उत्साही हैं। कहानियों के माध्यम से महान पुरुषों तथा नारियों के जीवन के साथ देश की नई पीढ़ी को जोड़ने के नए तरीकों को तलाशने के प्रति कथावाचकों को प्रधानमंत्री ने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कथावाचन की कला को हर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है तथा बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाना आम जीवन का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक विचार दिया कि प्रत्येक सप्ताह परिवार के सदस्यों को सहानुभूति, संवेदनशीलता, साहस, बलिदान, वीरता आदि जैसी एक विषय वस्तु का चयन करके उस पर प्रत्येक सदस्य को कहानी सुनाना चाहिए। अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र 2 रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुल गुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव, गुरु, गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं।
बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं, तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए, जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेशु, आप चढ़े उसंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। सहित वशिष्ठ सोहन रूप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राउ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिरि राम गुर आय सुपाई, चढ़े महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। हयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सर्व करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरग नचावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान। बनई न बरनत बनी बराता, ओहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाशु बाम ऋषि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। लोवा फिरि फिरि दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिरि दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विसेखी, श्यामा वाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयउ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दाता। जनु सब साचे हो नहित, भय सगुन एक बार।
मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जाने बारात बर, सुनी गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।